इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का 100% रियल अर्धवार्षिक का पेपर बता रहे हैं। आप देख लो, जो भी हम आपको बताते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सबको पता है, कभी भी हम आपको गलत वीडियो नहीं बनाते हैं। 70 में से 70 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और एग्जाम होने के बाद आप खुद इस वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे कि सर आपने जो जो क्वेश्चन बताया वो हमारे एग्जाम में आए थे। क्योंकि आपको पता है कि हम कभी फेक वीडियो नहीं बनाते। 3 घंटे 15 मिनट का आपका जो पेपर रहने वाला है, 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो देख लो, ये 70 नंबर का पेपर है। कभी भी गलत वीडियो नहीं बताते हैं। आपको 100% इसमें से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 बार वीडियो को देख लो, सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। और एग्जाम बाद वापस आना और इस पर कमेंट करके बताना, आपने खुद कहोगे कि कितने प्रश्न मिल गए। तो इसलिए हल्के में मत लेना और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो आप, ये पेपर है आपका। तो इसमें सबसे पहले तो आपके ये पैसेज वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। पद्यांश गद्यांश वाले प्रश्न आएंगे, तो ये आप देख लेना। और फिर आप देखें, यहाँ पे आपको निबंध आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपको सबका उत्तर भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको व्याकरण के उत्तर बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सारे प्रश्न के उत्तर बताएंगे। तो पहले व्याकरण के देखें आप। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? आप सबको पता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, ठीक है, और उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यही बात कह रहा है, तो इसमें सत्य आ जाएगा। 10वां देखें आप। समास के 4 भेद होते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? समास के 4 भेद नहीं होते हैं, असत्य है ये, ठीक है ना। ज़्यादा भेद होते हैं। 11वां देखें आप सबको कमेंट करके बताना है समास के कितने भेद होते हैं। 11वां देखें। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द की रचना करते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? आप सबको पता है कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है ना। 12वां देखिए आप। मानवता जातिवाचक संज्ञा है। क्या मानवता जो शब्द है वो जातिवाचक है? नहीं, इसमें भाव प्रकट होता है मानवता में, तो भाववाचक संज्ञा है। तो ये सत्य हो जाएगा। असत्य, सॉरी, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है। तो असत्य इसमें राइट होगा। 13वां देखें आप। सर्वनाम खाली स्थान के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? तो आप सबको पता है संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम संज्ञा के स्थान पर, तो यहाँ पे संज्ञा सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए। गुण दशा रंग आदि का बोध कराने वाले खाली स्थान कहलाते हैं। तो गुण दशा रंग और आदि का बोध कौन से शब्द कहलाते हैं? तो आप सबको पता है ये कौन करवाता है? तो गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? गुणवाचक। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप इसको लिख लेना, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण इसमें आ जाएगा। तो गुणवाचक जो विशेषण होते हैं वो गुण दशा और रंग का आदि का बोध कराते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी हम गलत वीडियो नहीं बनाते हैं। आप सबको पता है कि एएस सर जब भी क्वेश्चन बताते हैं वो सटीक होते हैं। तो देखिए आप, क्रम के आधार पर क्रिया खाली स्थान प्रकार की होती है। तो कौन से कितने प्रकार की होती है क्रम के आधार पर? तो 2 प्रकार की होती है। नाम भी लिखकर बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। अक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया हो गई एक तो, ठीक है, और दूसरी होती क्रमक क्रिया, ठीक है, सक्रमक, ठीक है, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। तो ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, ठीक है। क्रम के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। याद भी हो जाएगा आपको, वीडियो देखते रहो, 2-4 बार वीडियो देखो, याद हो जाएगा खुद ब खुद। 16वां का देखो आप। शब्दों या वर्णों के मेल को खाली स्थान कहते हैं। तो शब्दों और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि, ठीक है। शब्दों और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे देखो आप, अति लघुत्रात्मक आपके प्रश्न दिए गए हैं, उसमें 17वां प्रश्न देखें। गोपियां अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों करती है? तो गोपियां अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों करती है? एक भी प्रश्न मत छोड़ना, वीडियो को 2-3 बार देखना। तो देखें, इसका उत्तर बताते हैं आपको। तो ये देखें आप, ये इसका उत्तर है 17वें का। गोपियां ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है, इसलिए उसने हारिल के पक्षी से अपनी तुलना की है, ठीक है। जो हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को दबा के रखता है अपने पाँव में, तो वैसे ही वो श्री कृष्ण को अपने जीवन में आधार मानकर रखती है, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख। अगला आपको 18वां प्रश्न दिया है। यह कुंभल बत्तियां काऊ नहीं कहने से लक्ष्मण का क्या आश्रय है? ये लक्ष्मण ने कहा था कि यह कुंभल बत्तियां काऊ नहीं, तो ये क्यों कहा था? तो देखें आप, तो ये आपके 18वें प्रश्न का उत्तर है। लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुंभल बत्तियां नहीं है जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं।
ठीक है। तर्जनी का मतलब क्या होता है? तर्जनी का मतलब होता है अहंकार, गुस्सा देखकर, ठीक है, क्रोध देखकर। और कुंभल बत्तिया का अर्थ क्या होता है? तो कुंभल बत्तिया का अर्थ होता है, आप जैसे समझो छुई मुई का पौधा, तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसको कुंभल बत्तिया कहते हैं। तो कोई मैं छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। लक्ष्मण क्या कहते हैं? मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, ठीक है, मैं वीर हूँ मैं भी। तो इसलिए अपनी वीरता का और अभिमान का परिचय देते हुए क्या कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़ बत्तियां नहीं जो किसी भी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। आप चाहें तो यहाँ पे कोष्टक बनाकर इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। कुंभड़ बत्तियों का मतलब ही बता देना, छुई मुई का पौधा, और तर्जनी मतलब क्रोध, ठीक है, देखकर मुरझा जाए, मुरझा मतलब डर जाए। तो यहाँ पे भी कोष्टक बना के डर भी लिख सकते हो आप, ताकि और अच्छा लगेगा आपके टीचर जब चेक करेंगे तो। अगला प्रश्न देखें आप 19वां, यशपाल जी के व्यंग्य लखनवी अंदाज के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखो, ठीक है। तो देखो यशपाल जी ने ये व्यंग्य लिखा था लखनवी अंदाज, जो आपके पाठ भी है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखें, तो ये आपके 19वें का सही उत्तर है। तो देखें आप, लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रईसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छीन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। पाठ की को पूरी तरह अपने में समेटे हुए ये शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतः सार्थक एवं उपयुक्त है। तो क्या है? लखनवी अंदाज ही जो उन्होंने शीर्षक दे रखा है वही सार्थक भी है और उपयुक्त भी है। और क्यों है? तो ये आपने बता दिया है इसमें, तो ये आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखें आप, 20वां प्रश्न, हालदास साहब की आंखें भर आने का क्या कारण है? सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, इसमें से 100% पेपर में आएगा, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, 100% पेपर में आपके मिलेगा ही मिलेगा, 100% पेपर में आएंगे ये प्रश्न, ठीक है। इनमें से प्रश्न आपके 100% आएंगे, सभी जिलों के लिए ये। और आपको बता दूं, एएस सर कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, जो बताते हैं वो सही बताते हैं। तो देखिए आप 20वें क्वेश्चन का उत्तर, हालदास साहब की आंखें भर आने का क्या कारण था? तो ये आपके 20वें प्रश्न का उत्तर है। तो देखें, नेताजी की मूर्ति पर किसी बच्चे के हाथ से बने सरकंडी के चश्मे को देखकर हालदास साहब के मन में आए निराशा के भाव आशा में परिवर्तित होने के कारण उनकी आंखें भर आई थी, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई एक वाद्य यंत्र है, तो कैसा वाद्य यंत्र है? तो देखें आप, तो ये 21वें प्रश्न का आपके उत्तर है, शहनाई लकड़ी और धातु से निर्मित एक वायु वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। कौन सा है? लकड़ी और धातु से निर्मित वायु वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, शहनाई। नेक्स्ट देखें, आगे देखें आप, आगे आपको लघुत्रात्मक दिए गए हैं प्रश्न। तो उसका 22वां प्रश्न देखें, गोपियों ने कृष्ण को राजनीति पढ़ आए क्यों कहा? तो गोपियों ने जब श्री कृष्ण को क्या कहा? राजनीति पढ़ आए हैं ये, तो ऐसा क्यों कहा था? तो ये आपको बताना है। तो देखें आप इसका उत्तर, तो ये है आपके 22वें का उत्तर। तो देखें आप, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया। ये किसके द्वारा आया था योग संदेश? ये आया था उद्भव के द्वारा, ठीक है। उन्हें उसमें कृष्ण को एक चाल नजर आई, ठीक है। जो गोपियाँ थी उन्हें क्या नजर आई कि कृष्ण की ये तो एक चाल है, वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि है राजनीति पदी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हरि जो श्री कृष्ण है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा शतरंज रच रहे हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। सभी का सही उत्तर भी हम आपको बताते जा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस 2-4 बार वीडियो को देखते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़ना, बाद में पछताना पड़ेगा, एग्जाम बाद इस वीडियो पे आके पछताओगे। तो इससे अच्छा है कि पूरी वीडियो को 2-4 बार देख लो, याद हो जाएगा खुद ब खुद। अगला देखें आप, 23वां प्रश्न आपको दे रखा है, राम और परशुराम के बीच क्या बात हुई? लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए। तो आपके जो पार्ट है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके आधार पर आपको बताना है कि राम और परशुराम के बीच में क्या बातें हुई थी। तो देखें आप, तो ये आपके 23वें का उत्तर है। परशुराम जी ने श्री राम से कहा, अच्छा मेरे विष्णु धनुष में तीर चढ़ाओ, ठीक है। परशुराम ने श्री कृष्ण से क्या कहा? श्री राम से सॉरी, क्या कहा? अच्छा मेरे विष्णु धनुष में तीर चढ़ाओ। फिर तीर चढ़ गया, परशुराम जी ने प्रणाम किया और कहा, क्या कहा परशुराम जी ने? कार्य अब पूरा हुआ, आगे का कार्य करने के लिए श्री राम आप आ गए हैं, ठीक है ना। ये आपको उत्तर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया है 24वां, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। ये जो आपको पंक्ति दे रखी है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो,
तो इस पंक्ति का आपको आश्रय लिखना है। तो देखें आप इसका क्या मतलब है। तो ये आपके 24वें का उत्तर है। कवि कहता है कि बादलों में मानव का उत्साह है, वह अपने उत्साह आकाश को घेर लें, वे अपने उत्साह से सारे आकाश को घेर लें। उसके काले धुंधराले बालों से सजित रूप भयंकर गर्जना करते हुए आकाश को घेरता है। वे कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि वे अपने पौरुष्य से सारे संसार को नए जोश से भर दें, इसलिए वे बादल तुम गरजो कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी उस पंक्ति का आश्रय है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट आपको प्रश्न दिया है 25वां। कैप्टन कौन था, वह मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था। एक तो आपको बताना है कैप्टन कौन था और वो मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। सारे प्रश्न याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए सारे एक बार आप पूरी इस वीडियो को 2-4 बार देख लो, याद हो जाएगा। फिर एग्जाम होने के बाद वापस इस वीडियो पे आना और फिर कमेंट करके बताना कि सर आपने बताया वो प्रश्न आए हमारे। ठीक है ना। तो देखें आप 25वें प्रश्न का उत्तर। तो ये आपके 25वें प्रश्न का उत्तर है, तो इसे नोट करना। कैप्टन देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतारकर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। ठीक है। तो इसलिए चश्मा उतारा करता था। और कैप्टन कौन था, एक देशभक्त था तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है ना। ये आपको बताना है। ठीक है। उत्तर भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। फेक बतानी होती वीडियो तो हम आपको फर्जी क्वेश्चन ही बता देते, डायरेक्ट पेपर बता देते, उत्तर इतनी मेहनत नहीं करते। आपको अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो याद रखना है सारे प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 26वां प्रश्न। आप नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया। नवाब साहब ने जो खीरा था उसे खाने योग्य किस प्रकार बनाया था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए 26वें का उत्तर। तो ये देखें आप, ये 26वें का उत्तर है आपके। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरह धोया, फिर तौलिए से पूछा। अब उन्होंने चाकू निकालकर खीरों के सिरे काटे और गोद कर झाग निकाला। फिर उन्होंने खीरों को छीला और फांकों में काटकर करीने से सजाया। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 26वें का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27वां प्रश्न देखें आप। भगत जी की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को बताइए। ठीक है। भगत जी की घटना के आधार पर जो पार्ट है आपके, उसमें मोह और प्रेम में अंतर आपको बताना है। तो देखिए 27वें का उत्तर। तो ये आपके 27वें का उत्तर है। तो देखें, सच्चा प्रेम अपने सगे संबंधियों की खुशी में है। ठीक है। परंतु मोहवश हम सामने वाले के सुख की अपेक्षा अपने सुख को प्रधानता देते हैं। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना। तो ये आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट देखें आप। अगला प्रश्न आप देखें। अगला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दे रखा है। माता का आंचल जो आपके पार्ट है से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। जो बाल स्वभाव है उसकी किस विशेषता का पता चलता है, माता का आंचल पार्ट से बताना है आपको। तो देखिए 28वें का उत्तर। यह आपके 28वें प्रश्न का उत्तर है। तो इसे भी देखें आप। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। वे आपस में फिर इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का पता चलता है कि कौन से स्वभाव का, सरल और निश्चल। और इस प्रकार से आपको वर्णन करके बताना है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। वे आपस में फिर इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो माता का आंचल जो पाठ है उसमें बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव के बारे में पता चलता है। अगला देखें प्रश्न। अगला प्रश्न देखें आप। अगला आपको 29वां दिया हुआ है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह किस मानसिकता को दर्शाती है। तो देखें आप, जो आपके जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट है उस पार्ट से ये प्रश्न लिया गया है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो देखें आप। तो ये आपके 29वें प्रश्न का उत्तर है। तो इसे भी नोट करें और देखें, याद रखना है सारे प्रश्न, एक भी छोड़ना नहीं है। फिर उसके अलावा कमेंट मत करना कि सर प्रश्न मिले ही नहीं। पूरी वीडियो देखना और जितने भी प्रश्न बताए सबको आपको याद हो जाएंगे। 2-3 बार वीडियो देख लेना और फिर देखना आपके सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। देखें आप। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। कौन सी मानसिकता? गुलाम मानसिकता। ठीक है।
इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसे भारत को गुलाम बनाया, अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। तो ये आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखें आप, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गोपियों को उद्भव द्वारा दिया गया योग संदेश कैसा लगता है और क्यों? ठीक है, तो क्या बताना आपको कि जो आपके प्रश्न है कि गोपियों को जो उद्भव ने संदेश दिया था निर्गुण ब्रह्म का, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो, उसका जो उद्भव ने संदेश दिया था श्री कृष्ण का दूध बनकर, ठीक है, तो वो संदेश कैसा लगता है और क्यों लगता है ऐसा, जैसा भी लगता है। तो देखें इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो देखें आप, गोपियाँ तो श्री कृष्ण के साकार जो स्वरूप है से प्रेम करती है, ठीक है, जो साकार स्वरूप है उससे प्रेम करती है गोपियाँ श्री कृष्ण के। उद्भव उनकी भावनाओं को ना समझकर उन्हें बार बार योग साधना करने को प्रेरित करते हैं, ठीक है, प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना गोपियों को तनिक भी नहीं सुहा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उन्हीं की पूजा करना चाहती है। और जो उद्भव श्री कृष्ण का दूध बनकर आता है वो क्या कहता है कि वो कहता है कि निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करो, उनको सम्मान दो, उनको प्रेम करो। अतः उन्हें उद्भव का योग उपदेश मन को कड़वी कर देने वाला लगता है। क्या लगता है कि मन को कड़वा कर देने वाला लगता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया तीसरे का। अगला देखें, अगला प्रश्न आपको दे रखा है, आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद के महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है, ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। तो देखें,